हेलो माय स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स पर। तो आज हम दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास को कवर करने जा रहे हैं। तो जो दक्षिण भारत का इतिहास है वो हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री में आता है, वो आज कवर हो जाएगा, और कुछ डायनेस्टी जो रह जाएंगी वो हम मिडाइवल हिस्ट्री में कवर कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वंश पढ़ते हैं, सातवाहन वंश। वैसे तो हमने इस वंश के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन अब हम साउथ एम्पायर को पढ़ रहे हैं तो इन्हें दोबारा पढ़ना होगा। तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। राजधानी पहले परिस्थान थी, बाद में इन्होंने अमरावती कर ली थी। तो कौन सा क्षेत्र आता था सातवाहन वंशों के अंदर? आपको बताया था ना, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र था वो सातवाहन वंश के अंदर ही आता था। प्रतीक चिन्ह कौन सा था इनका? वो था हाथी। आपको प्रतीक चिन्ह ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत वैसे तो चेर, चोल और पंड्या की है, लेकिन आप बाकी साउथ एम्पायर के बाकी जितनी भी डायनेस्टी होगी उनका भी प्रतीक चिन्ह याद रख लेना। और प्रमुख शासक देख लीजिए कौन कौन से थे। गौतमी पुत्र शतकर्णी था, आपको बताया था कि ये अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी था, इन्होंने शक के नहापान शासक को हराया था, और ये काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मण धर्म का समर्थन करते थे। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। फिर एक था वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। ये क्या करते थे? रोमन व्यापार स्टार्ट किया था इन्होंने, रोमन के साथ व्यापार करना शुरू किया था। स्थापत्य देख लीजिए, अमरावती स्तूप बनाया, नागार्जुन नागार्जुन कोंडा को बनवाया। तो संगम युग कब से कब तक चला? 300 बीसी से लेके 300 एडी तक संगम युग चला। तो इसमें क्या हुआ? 3 संगम हुए। इनमें संगमों में क्या होता था? इसमें कवि आते थे और वो अपनी रचनाओं को इकट्ठा करते थे। तो पहला संगम था जो कहाँ पे हुआ था? मदुराई में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे। साहित्य कौन सा लिखा गया? लुप्त। तो आपको एक इसमें क्या याद रखना है कि एक तो कहाँ हुआ, दूसरा अध्यक्ष याद रखना है, और इसमें से रिलेटेड जो भी साहित्य हैं वो याद रखने हैं। तो सेकंड देख लीजिए, कपाटपुरम में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? तोल्कापियर। और ग्रंथ कौन सा लिखा गया? तोल्कापियम। तो अध्यक्ष थे तोल्कापियर, और ग्रंथ कौन सा लिखा गया? तोल्कापियम। तो तमिल व्याकरण है जी, ये भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। तो तृतीय संगम कहाँ पे हुआ? फिर मदुरई में हुआ। अध्यक्ष नक्कीकरण थे, और इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रंथों का समाकलन किया गया, जैसे कौन कौन से? एट्टू तोगाई, पाटू, शिल्पादिकर्म और मणिमेकले। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शिल्पादिकर्म। इनके कवि भी पूछे जाते हैं, कौन थे? आदिगिल थे, आदिगिल। और मणिमेकले के भी पूछे जाते हैं, आपको ये सभी याद रखने हैं। तो अब हम पढ़ेंगे चेर वंश को। चेर वंश का क्षेत्र कौन सा था? केरल था और पश्चिमी तमिलनाडु था। राजधानी कौन सी थी इनकी? बंजी। और प्रतीक चिन्ह धनुष था। आपको बताया था ना कि प्रतीक चिन्ह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चेर, चोल और पंड्या का। तो इनका याद रखिएगा, कौन था? धनुष था। संस्थापक उदयन चेरलाथन थे। प्रमुख शासक कौन थे? शेन गुटवन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेड चोरा किसको कहा जाता था? रेड चेरा कहा जाता था शेन गुटवन को। ये क्या करते थे? पत्नी पूजा करते थे। विशेषता क्या थी इनमें? रोमन व्यापार काफ़ी किया इन्होंने, मसालों और हाथी दांतों का व्यापार किया जाता था। तो अगला वंश है चोल वंश। चोल वंश का क्षेत्र देख लीजिए, तंजावुर और कावेरी घाटी के आसपास का क्षेत्र था, वो चोल वंश के अंतर्गत आता था। इनकी राजधानी उरयोर थी। प्रतीक चिन्ह इनका बाघ था। संस्थापक कारिकल माना जाता है, लेकिन इनमें से पहले, इनसे भी पहले थे एक इलम चोल, वो इनके संस्थापक थे। तो प्रमुख शासक कौन थे? करिकल चोल थे। इन्होंने क्या किया था? कालनई बांध बनाया था। कहाँ पे कालनई बांध कहाँ पे बनाया गया? कावेरी नदी के आसपास। युद्ध पांड्य और चेरों में बार बार संघर्ष हुए। तो चोल, चेर और पंड्यों में ज़्यादा युद्ध क्यों होते थे? ज़्यादा युद्ध होते थे क्योंकि इनका क्षेत्र था ना, जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ सटा हुआ था। तो जो सीमा पर क्षेत्र होंगे उनके लिए युद्ध तो होंगे ही। तो इसलिए चेर, चोल और पंड्या से आपस में काफ़ी युद्ध हुए।
पांड्या वंश को भी पढ़ लेते हैं। पांड्या वंश का क्षेत्र कौन सा था? मदुरई वाला, वही तमिलनाडु वाला, चेन्नई वाला। राजधानी मदुरई थी। प्रतीक चिन्ह इनका मछली था। तो प्रतीक चिन्ह आप याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछे गए हैं सभी के इनके। संस्थापक कौन थे? नेंडुजेलियन थे। प्रमुख शासक नेंडुजेलियन फर्स्ट, सेकंड, क्योंकि ये संगम साहित्य हुए थे ना, उनमें इनका वर्णन किया गया है, ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विशेषता क्या थी इनमें? मोती व्यापार काफ़ी होता था। मोती कहाँ पे मिलते हैं हमें सबसे ज़्यादा? श्रीलंका में। वो क्षेत्र भी इनके अंतर्गत ही आता था। तो मोती व्यापार मेन होता था, और जिसका वर्णन अशोक के शिलालेखों में भी किया गया है। अगला वंश है पल्लव वंश। पल्लव वंश की राजधानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी थी? कांचीपुरम थी। कांचीपुरम। क्षेत्र कौन सा था? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला। तो प्रतीक चिन्ह इनका सिंह था। संस्थापक सिंह विष्णु थे। याद करना आसान हो जाएगा ना। पल्लव वंश का प्रतीक चिन्ह सिंह और संस्थापक सिंह विष्णु थे। प्रमुख शासक कौन से थे? महेंद्र वर्मन था, जो कि ग्रंथ मत विलास प्रहसन गुफा मंदिर का निर्माण कराया। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंह, एक थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इन्हें महामल्ल भी कहा जाता था। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था इन्होंने। और महाबलीपुरम के मंदिर है ना, जो उनका निर्माण किन्होंने करवाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही थे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जो एसएससी में बार बार पूछे गए हैं। इनसे रिलेटेड दो फैक्ट हैं, दोनों याद रखने हैं। एक तो उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया, और दूसरा फैक्ट है महाबलीपुर मंदिरों का निर्माण कराया। तो पुलकेशिन द्वितीय वही थे जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को भी हरा दिया। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और शक्तिशाली शासक थे ये। नरसिंह वर्मन सेकंड देख लीजिए, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पे? कांची में। तो आप दोनों को याद रखना, कैलाशनाथ मंदिर को और महाबलीपुरम मंदिर को। तो स्थापना आपको बताई दी कि महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चौल साम्राज्य देख लीजिए। चौल साम्राज्य में क्या था? नाइन नाइन्थ एडी से लेके 13 एडी तक चला था। तो राजधानी कौन सी थी इनकी? तंजावुर था। बाद में गंगईकोंडा चोलपुरम कर दिया। प्रतीक चिन्ह इनका बाघ था। संस्थापक विजयालय चोल थी। इनकी स्थापना 850 बीसी में की थी इन्होंने। किनको हराकर की थी? पल्लवों को हराकर की थी। प्रमुख शासक कौन थे? राजा चोल थे। इन्होंने क्या करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर, जो कहाँ पे है? तंजावुर वाला है ना बृहदेश्वर मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? राजा चोल। तो साउथ में ज़्यादा क्या पूछा जाता है? एक तो आपको बता दिया प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं, एक इनके मंदिर है ना, जो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ऐसे पूछा जाता है। जो उत्तर भारत के मंदिर हैं वो केवल ऐसे ही पूछे जाते हैं कि उत्तर भारत का मंदिर, ये मंदिर कहाँ पे है। लेकिन दक्षिण के मंदिरों में पूछा जाता है कि इस मंदिर कहाँ पे है और इसका निर्माण किसने करवाया था, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो श्रीलंका और पंड्यों को जीता इन्होंने। चोल साम्राज्य में ही मिला लिया पंड्यों को और श्रीलंका को। प्रशासनिक संगठन में कौन थे इनके? मंडल, नांडू और ग्राम पंचायतों में बटा हुआ था। प्रमुख शासक देख लीजिए, राजेंद्र चोल फर्स्ट थे, इन्होंने गंगा तक जीत लिया था। तो ये उत्तर भारत में भी काफ़ी ज़्यादा विस्तार कर चुके थे। उपनाम क्या था इनका? गंगईकोंडा चोल। गंगईकोंडा क्यों नाम रखा इन्होंने? क्योंकि गंगा को जीतने वाला ही गंगईकोंडा होता है। इनकी अपनी भाषा में गंगईकोंडा का मीनिंग था गंगा को जीतने वाला। तो इन्होंने राजधानी का नाम भी रख दिया गंगईकोंडा चोलपुरम। तो श्री विजय साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपने में मिला लिया था। विशेषता क्या थी? इनके पास शक्तिशाली नौसेना थी, तभी तो इसलिए इन्होंने इतने युद्ध जीते और इतना क्षेत्र जीता। दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू धर्म का प्रसार किया। तो हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा प्रसार किन्होंने किया था? राजेंद्र चोल ने ही किया था। तो अब हम पढ़ लेते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंश कब से कब तक था? 6 एडी से लेके 8 एडी तक। तो क्षेत्र कौन सा आता था इनके अंतर्गत? इनके अंतर्गत था कर्नाटक का क्षेत्र। राजधानी बदामी थी। तो चालुक्य वंश थे ना, वो दो थे, एक तो बतापी वाले थे, एक थे बदामी वाले। याद रखिएगा। प्रतीक चिन्ह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं। जो था इनका वरा। संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन फर्स्ट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे पुलकेशिन सेकंड।
क्यों इतने इम्पोर्टेंट थे? क्योंकि इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हरा दिया था। तो हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था ना, हर्षवर्धन जो लास्ट हिंदू सम्राट था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसको हराया था किन्होंने? पुलकेशिन द्वितीय ने। कहाँ पे? नर्मदा नदी के किनारे। पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन से युद्ध किया। तो आपने पीछे ही पढ़ लिया है कि महेंद्र वर्मन से युद्ध किया था, लेकिन ये हार गए थे। स्थापयता बदामी ऐहोल मंदिर, पट्टकल मंदिर इन्होंने ही निर्माण करवाया था। माफ़ कीजिएगा, मैंने उल्ट बता दिया। जो महेंद्र वर्मन से इन्होंने युद्ध किया, महेंद्र वर्मन को तो इन्होंने हरा दिया था, लेकिन उनके पुत्र नरसिंह वर्मन से ये हार गए थे। इन्होंने हर्षवर्धन से युद्ध किया, उसे हराया, फिर महेंद्र वर्मन से युद्ध किया, उसे हराया, लेकिन नरसिंह वर्मन से ये हार गए थे। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध थे ये। तो हमारा नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी, प्रतीक चिन्ह गरुड़ था। संस्थापक कौन थे? अभी पीछे स्टेनो में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन कि संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। प्रमुख शासक ध्रुव दारावश थे, उत्तर भारत तक विजय प्राप्त की। गोविंद थर्ड थे, चोल पल्लव और पांड्यों को हराया। अमोघ वर्ष थे। अमोघ वर्ष कौन थे? साहित्य संरक्षक थे ये। और कृष्ण फर्स्ट थे। ये कृष्ण देवराय नहीं है, वो तो अभी 13-14 वीसी में आएंगे, लेकिन ये कृष्ण फर्स्ट थे। इन्होंने अलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि एक कैलाशनाथ मंदिर कौन कौन है? मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का मीनिंग क्या होता है? मोनोलिथिक का मीनिंग होता है कि वो एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। तो विशेषता देख लीजिए, उत्तर भारत पर प्रभुत्व के लिए त्रिपक्षीय युद्ध किया। तो त्रिपक्षीय युद्ध कौन कौन किनके मध्य हुआ था? एक तो थे गुर्जर प्रतिहार, एक थे पाल और एक थे राष्ट्रकूट। तो जो ये क्यों हो रहा था, इसका मेन कारण था कन्नौज। कन्नौज काफ़ी उपजाऊ मिट्टी वाली क्षेत्र था, तो इसलिए उसके लिए ये युद्ध कर रहे थे। तो अब है होयसल वंश। होयसल वंश इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसे भी पढ़ लेते हैं। तो कौन से क्षेत्र में था? वही कर्नाटक वाले क्षेत्र में। स्थापत्य कला इंपॉर्टेंट है बस इसकी। हेलोविड मंदिर और बेलूर मंदिर का इन्होंने निर्माण किया। कौन से शासकों ने किया था? होयसल शासकों ने। याद रखिएगा, बस इतना ही इनमें। तो धर्म और संस्कृति देख लीजिए, इनके धर्म का पता चलता है हमें। अशोक के जो 13वां शिलालेख था ना, उसमें इनका वर्णन है कि चोल, पंड्या, चेर और सत्यपूत, केरलपूत के बारे में वर्णन किया गया है कि इन पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रभाव था। तो कुछ भक्ति आंदोलन भी हुए थे, जो 7वीं ईस्वी से लेके 9वीं ईस्वी तक हुए थे। उनका वर्णन भी हमें इनके वही अशोक के शिलालेखों में और उस समय जो लिखी गई पुस्तकें थी उनमें वर्णन है। तो आलवार विष्णु भक्त थे, नायार शिव भक्त थे। ये कौन थे? ये भक्ति आंदोलन करने वाले व्यक्ति थे। तो याद रखिएगा, आलवार कौन था, नायनार कौन था। दक्षिण भारत से ही हिंदू धर्म का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था। तो आपको ये फैक्ट तो मैंने बता ही दिया था ऊपर कि दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू प्रसार किसने किया था। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। बस हम कुछ जो इसमें हाईलाइट या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो कालनेई बांध को बता दिया किसने बनाया था? कारिकाल चोल ने। बृहदेश्वर मंदिर राज राजा चोल ने। गंगईकोंडा चोलपुरम कौन थे? किन्होंने ये इसको राजधानी बनाया था? राजेंद्र चोल ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया, महेंद्र वर्मन को हराया, लेकिन खुद नरसिंह वर्मन से हार गए, ये भी याद रखना। महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं, रथ मंदिर और शोर मंदिर, किन्होंने बनवाए थे? पल्लव ने। कैलाशनाथ का मंदिर है जो एलोरा वाला, राष्ट्रकूट कृष्ण फर्स्ट ने। अमरावती स्तूप को सातवाहन काल में बनाई गई। पत्नी पूजा शेन गुटवन, जिसे रेड चेरा भी कहा जाता था। संगम साहित्यों की भाषा कौन सी थी? तमिल थी। और त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहारों में। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है और हमने कंप्लीट अपनी एशियन हिस्ट्री को भी कर लिया है। तो अब हम आगे मिडेवल हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई हो
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।